आज हम एक कमज़ोर लड़की की कहानी जिसके लेखक हैं राजेंद्र यादव उस पर बात कर रहे हैं। कहानी तो ग्रुप में बहुत पहले डाल दी गई थी। उम्मीद करते हैं आप सब लोगों ने पढ़ी होगी एक बार तो कम से कम। कहानी एक प्रेम कथा है एक तौर पर, और दूसरी तरह से लेखक ने बताया है कि द्वितीय महायुद्ध का समय, हालांकि उसको लेकर अस्पष्टता है कहानी में, और वो सबसे कमज़ोर पहलू भी है कहानी, वो उल्लेख करना भी नहीं चाहिए, उस पर बाद में आए। तो कहानी इतनी सी है कि प्रमोद और जो हमारी सविता है उनका उम्र का फासला है, और फासले के बाद जो उस समय का परिवेश है, यानी कि 30 के दशक का उत्तरार्ध या 40 के दशक के आसपास का जो समय है, वहाँ उस समय जो भारतीय समाज की जो स्थिति थी, वहाँ पर आसपास घरों में ब्राह्मण और कायस्थ को लेकर क्या समीकरण उपज रहे हैं। उसके बाद दो युवक युवती एक दूसरे के प्रेम में है, तो प्रेम में होने के बाद अपने परिवारों को किस तरह बताया किस तरह नहीं बताया, और जो युवक है वो विलायत जाकर बैरिस्टरी पढ़कर आ गए हैं, तो उसके बाद घर वालों को उनके विवाह करने की बड़ी चिंता सता रही है, और अब वो किसी भी हालत में रुक नहीं सकते, और उनका ना रुकना और उनके और सविता के संबंधों में एक दूरी बनना। और उसके बाद कहानी में आगे जाके बताया जाता है कि कहानी में कुछ 3-4 साल का समय बीत चुका है, और अब वो किसी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं हमारे जो नायक प्रमोद हैं, और वो उस शहर में कोई अधिवेशन के काम से आए हुए हैं जहाँ पर वो हमारी नायिका सविता रहती है, और वो उससे भेंट करना चाहते हैं। तो वो किसी सेवक के साथ चिट्ठी भेजते हैं, और वापस लौटती डाक से वो भी जवाब भेजती हैं उनको कि आप बिल्कुल आइए। और फिर वहाँ पर उन दोनों के बीच में इस तरह का संवाद होता है जो अमूमन आम लोगों के बीच में संवाद होता नहीं है, कि मैं तो आपको खाने में जहर दूंगी, तो तुम जो दोगी मैं वो स्वीकार कर लूँ। तो इसके पीछे का ये भाव जो इस पत्र के माध्यम से इसमें आया है, उसके पीछे वो कथन था कि बैरिस्टरी पढ़कर वो विलायत से जो युवक आया था उस समय कॉफ़ी पीता था। भारत में कॉफ़ी का चलन उस समय था ही नहीं, चाय का भी चलन नहीं था। एक समय काढ़े का चलन हो सकता है, शायद तुलसी के उसकी बात उल्लेख की भी गई है। तो मतलब नवाबों के या बड़े प्रतिष्ठित लोगों के शौक़ होंगे चाय या कॉफ़ी पीना, और कॉफ़ी पीने का चलन बाहर से ही आया है, चाय का भी इवन बाहर से ही आया है। हमारे औपनिवेश काल में ही उसके चलन भारत में बढ़ा है, उससे पहले भारत में चाय का चलन था नहीं। तो रूपकों के माध्यम से कहानी में समय समय पर बहुत सारी चीज़ें कहने की कोशिश की गई है। जूटा कप, कॉफ़ी, शहद और ध्वस्त इमारतें, खंडित मूर्तियाँ, चील, और 2-3 लेखकों के कथन हैं, और फिर हवा का अलग अलग लय में बहना। तो समय को, काल को, गैप को और किरदारों के मनस्थितियों को बताने की कोशिश की गई है, और लेखक नरेटर की भूमिका में पूरी कहानी में हमारे साथ है, क्योंकि शुरुआत में ये कहता है कि आपको मैं इस तरह की कहानी पढ़वाने जा रहा हूँ और हो सकता है आपको रस भी आए, और अंत में वो 2 संभावनाओं के साथ हमको छोड़ देता है, एक सुखांत अंत और एक दुखांत अंत। तो हम किस अंत के साथ है वो उसने हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो कहानी इतनी सी है कि वो लड़की जो विवाह से पहले किसी के प्रेम में थी और विवाह के बाद जिसके साथ भी वो वैवाहिक जीवन बिता रही है, वो किसके साथ पूर्ण रूप से है या नहीं, उसके जो द्वंद्वात्मक स्थिति जो उपज रही है, वो लेखक ने इस कहानी में बताने की थोड़ी सी कोशिश की है कि क्या वो कमज़ोर लड़की किसी के साथ है भी या नहीं, या सही अर्थों में वो कमज़ोर है या हम लोग कमज़ोर हैं। ये एक पाठकों के लिए मन स्थिति पर छोड़ दी गई। इसका सार तो इतना ही है, बाकी हम लोग जैसे जैसे आप लोग बात करते हैं फिर हम आगे बढ़ाते हैं। तो पहले आप कहेंगे। सर मुझे तो स्टोरी में एक इमेच्योर एस्पेक्ट ये लगा है कि छोटी सी बात है साइनाइड मिलाने की जो बात होती है ना, मतलब बहुत इम्प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि हस्बैंड कहता है कि उसको जहर खिला सकते हो और वो रेडी भी होता है और पुडिंग में मिला भी देते हैं।
और मिला है कि नहीं मिला ये नहीं पता, बट एंड में वो मतलब उसने सस्पेंस रखा हुआ है, तो ये एस्पेक्ट मुझे बहुत मैच्योर लगा था। बाकी स्टोरी तो वैसी ऐसी कन्वेंशनल होती है उस टाइम कि वो प्यार करते हैं मगर सोसाइटी की ज़्यादा मतलब हावी होती है कि वो बैरिस्टर होने के बाद भी कहते हैं कोई भी डिसीजन ले सकते थे अगर साथ रहना होता, सविता को भी और प्रमोद को, मगर वो डिसीजन नहीं लेते हैं। वो भी अनक्लियर रखी सिचुएशन कि वो रोती रहती है जो क्लाइमेक्स पहले का बताते हैं, और इवेंचुअली वो कहता है कि मैं साधु बन जाऊंगा, लेकिन वो बनता नहीं है, पॉलिटिशियन बन जाता है। बहुत सारे एस्पेक्ट अनक्लियर है कि मुझे लग रहा है 18 पेज में एक एक एस्पेक्ट डिटेल में बता नहीं सकता होगा। मुझे एंड इसका बहुत इंटरेस्ट लगा। बाकी स्टोरी ठीक, पहले वाली स्टोरी ज़्यादा बेटर, ये वाली स्टोरी ठीक ठाक और एंड काफी आप बता दीजिए। बिल्कुल होगा। राजेंद्र यादव जी का मेरे को उतना ज़्यादा परिचय नहीं है, तो मनु भंडारी ज़्यादा पढ़ी हुई हैं और स्कूल के किसी एक आलेख में उनका दोनों का पढ़ा था, दोनों का जैसे कैसे कॉलेज के दिनों में वो लोग मिले, संबंध हुआ और रिश्ता हुआ उन लोगों का, फिर बाद में मुकम्मल भी नहीं हुआ। कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो उस वक्त का बालमन समझ नहीं पाया, लेकिन अब जैसे जैसे समझ पाता उन चीज़ों को। और अब कहानी के एस्पेक्ट में पहली चीज़ तो मुझे ये अच्छी लगी कि लेखक ने अपने आप को खुद को भी पाठक बनाया और लेखक भी रखा। वो साथ साथ में ये बता रहा है कि मेरी कहानी है, वो बीच बीच में आके खड़ा भी हो रहा है और ये भी समझा रहा है कि देखो बोर हो रहे हो तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। तो वो उसने थोड़ा सा एक नयापन एक लाया, तो वो चीज़ मुझे अच्छी लगी उनका ये एस्पेक्ट कि ठीक है। और ये भी उसने देख लिया कि पाठकों को शायद मेरा ये पसंद आए नहीं आए, तो उसने लास्ट में भी वो चीज़ खेल ली। कमज़ोर लड़की तो मैं कमज़ोर लड़की नहीं कहूँगा, मैं कमज़ोर आदमी कहूँगा, क्योंकि दोनों ही आदमी कमज़ोर हैं। तो पहला अगर कह रहे हैं कि साधु बनूंगा तो साधु बनते हैं, तुम नेता बनते हो। नेता क्या क्या जिंदगी में रंग देखता है, वो छुपे हुए नहीं है। तो बिल्कुल कहीं से भी लड़की कमज़ोर नहीं है। लड़की ने डिसीजन लिया और उसने वो जहर भी मिलाया, उसने मतलब एटलीस्ट लिया। और लोकेश का जो कैरेक्टर बताया वो ज़्यादा उसकी जो जिस प्रकार से वो लिख रहा है या पढ़ रहा है कमरे वगैरह सब बंद करके, तो उसकी संकीर्ण मानसिकता को एक तरह से रेखांकित कर दिया लेखक ने कि उसकी मानसिकता क्या हो सकती है, और वहाँ से वो क्लियर भी हो गया। और ये भी दिखा दिया कि वो भी आदमी कमज़ोर ही है जो अपनी पत्नी पे शक कर रहा है और ये सोच रहा है कि किस तरह से उसका पीछा छूट जाए। तो कहानी नो डाउट उन्होंने लिखी कमज़ोर, बस सोच के यही लिखी होगी कि वो बताएगी कमज़ोर लड़की नहीं है, वो दोनों आदमी हैं जो ज़िंदगी के सच से भागते जा रहे हैं, लेकिन लड़की ने उसको एक्सेप्ट करा अपने जीवन को और समझा कि हाँ ये अगर डिसीजन लेती भी हूँ तो इसका जो भी ये द्वंद्व है वो सदैव के लिए ही मिट जाएगा। तो लड़की कमज़ोर नहीं, आदमी कमज़ोर। हाँ पलट दिया मेरे लिए, पलट बिल्कुल उल्टी दीजिए। आया है तो उसको लगता है कि अभी भी उससे प्यार करती है, उसको अपना सबूत देने के लिए। तुम्हारी लाइफ में वो कुछ नहीं रखता तो उसको जहर भी पिला सकती हो क्या? हाँ पिला सकती हो। और बाद में वो हैरान भी होती है कि मैंने ऐसे कैसे बोला। हमारे बीच में ये राजेंद्र यादव की कहानी के ऊपर पहली चर्चा है। थोड़ा मैं राजेंद्र यादव के बारे में बताना चाहूँगा कि उनसे मेरा, वैसे हम सब लोगों का जब पढ़ते हैं तो पहले परिचय मन्नू भंडारी के से ही होता है। कारण है कि मन्नू भंडारी की कहानी तो हमारे पाठ्य पुस्तकों में स्कूल लेवल पर आ जाती है, राजेंद्र यादव की कहानी नहीं आ पाती। मुझे याद है कि मैं जब कॉलेज के टाइम में था तब राजेंद्र यादव से हमें जो है हिंदी के प्राध्यापक ने परिचय करवाया था, और एक्चुअली में वो भी परिचय उनके उपन्यास को लेकर के हुआ था जो बहुत चर्चित उपन्यास है सारा आकाश, उस पर फिल्म भी बनी थी, है ना। उसके बाद जो है राजेंद्र यादव से उस उपन्यास के पढ़ने के बाद राजेंद्र यादव की जो कथा कहने की का तरीका है उनसे हम लोग परिचित हुए, और बाद में बीच में काफ़ी गैप होने के बाद हम कह सकते हैं कि राजेंद्र यादव से सही परिचय जब हुआ जबकि हमने हंस पढ़ना शुरू किया। तो तब राजेंद्र यादव के पूरा बैकग्राउंड के बारे में हमने पढ़ा कि जो
अपने कहानी के अपने इतिहास में अपन हिंदी साहित्य के इतिहास में जो कहानी का इतिहास है उसमें यदि अपन देखें तो नई कहानियों का जो दौर शुरू होता है उसमें त्रिमूर्तियों का नाम आता है। त्रिमूर्ति, एक तो मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव। और इन तीनों को जो है वो कहा जाता है कि उन्होंने नई कहानी को एस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। न केवल कहानीकार के रूप में बल्कि उस पर उन्होंने निबंध भी लिखे, आलोचनाएं भी लिखी। और उस समय के जो भी नई कहानियों के जो भी आलोचनाएं होती थी बड़े लोगों के द्वारा, उस समय नामवर सिंह जी थे, दूसरे और भी थे, तो वो लोग लेख भी लिखते थे। केवल कहानी नहीं लिख रहे हैं, आलोचनात्मक लेख भी लिख रहे हैं। इन लोगों को आप ये भी बता दीजिए कि ये कहानी नई क्यों कहलाई गई। हाँ, थोड़ा सा जरूरी। नई कहानी जो पुरानी कहानियों की तुलना में एक अंतर जो रहा है, तो पुरानी कहानी की संवेदना एक तो वो सीधे एक रेखीय कथानक में चलने वाली कहानी रही है। यदि आप प्रेमचंद से लगा करके और उनके पहले तक देखें तो बहुत कम कहानियां एक रेखीय नहीं है, बल्कि एक रेखीय उनकी कथानक रही है। लेकिन नई कहानियों में एक तो आप कथानक को आप ये नहीं कह सकते कि जो स्टैंडर्ड है, मानक तय किया हुआ जो पहले चलता था, उस मानक को वो एज इट इज मतलब कि फॉलो करती है। उसका एक कारण ये भी है, तब तक यहाँ के कहानीकारों का चेखव से बहुत परिचय हो गया था। चेखव बहुत लोकप्रिय हो गए थे उन कहानीकारों में। तो चेखव ने कहते हैं कि कथानक को उन्होंने तोड़ा, जो ट्रेडिशनल कथानक है उसको उन्होंने तोड़ा है। इसमें भी कहानी आप देखेंगे कि पूर्व दिप्ति में चलती है। बहुत पहले केवल एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उसने कहा था उसमें कहानी पूर्व दिप्ति में चलती है, तो इसमें भी कहानी आप देखेंगे पूर्व दिप्ति में चलती है कहानी, है ना। तो उस त्रिमूर्ति के जो ये नई कहानी के जो रचनाकार हैं मैंने बताया, उसमें से राजेंद्र यादव का एक बड़ा नाम है। और उसके बाद तीनों ने अपने अपने तरीके से आगे ग्रो किया है। राजेंद्र यादव ने कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, चेखव के नाटकों का उन्होंने रूपांतरण किया है और उसके बाद खूब सारे निबंध लिखे। लेकिन राजेंद्र यादव का नाम लाइमलाइट में जब आता है जबकि वो हंस, जिसके कि पहले संस्थापक जो उसके संपादक रहे हैं प्रेमचंद, वो लंबे प्रेमचंद के बाद एक लगभग बंद सा हो गया था ये। उसके बाद 1986 में 1986 में हंस को पुनः प्रकाशित किया राजेंद्र यादव ने, और तब से लगा करके मेरे ख्याल में 2.5 दशक तक उसके वो संपादक, अपनी मृत्यु तक अपने उसके संपादक बने रहे। और इस रूप में भी 2 रूपों में उनकी पहचान की जाती है कि हंस के रूप में उन्होंने न केवल कहानीकारों का, रचनाकारों का संधान किया बल्कि निर्माण भी किया। बहुत से लोगों को प्रोत्साहित देकर के लिखवाया उनसे, ये बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात थी कि जो हंस की एक और विशेषता रही है उसके संपादकीय, सबसे ज़्यादा चार्म लगा था उसको संपादकीय पढ़ने में। और मतलब कि और मेरे ख्याल में शायद ही कोई साहित्यिक पत्रिका ऐसी है जिसकी संपादकीय को इतना मतलब कि चार्म लेकर के पढ़ा जाता होगा जो राजेंद्र यादव ने उसके संपादकीय लिखे हैं। यही कारण है कि आज भी 10 या 15 भागों में संपादकीय निकाले गए हैं उनको, इतना वो लोकप्रिय है मतलब उनके संपादकीय जो उन्होंने हंस के लिखे हैं। तो ये तो उनका प्रारंभिक परिचय था। राजेंद्र यादव ने जो कहानियाँ लिखी हैं उनमें उनकी जो चर्चित कहानियों में जहाँ लक्ष्मी कैद है, जो कि खेल खिलौने है ना, प्रतीक्षा उनकी कहानी जो है बहुत। इसी तरह से उसी कड़ी में हम एक कमजोर लड़की की कहानी भी एक चर्चित कहानियों में हम कह सकते हैं। यदि बहुत ही संक्षेप में यदि हम कहें इस कहानी को, तो ये त्रिकोणात्मक कहानी है, जो कि प्रमोद नाम का जो नायक कह दीजिए या उस पात्र है वह सविता का पूर्व प्रेमी है, और लोकेश नाम का जो पात्र है उसका पति है और सविता है। पूर्व दिप्ति में बताते हैं कि प्रमोद यानी कि प्रमोद में और सविता में बहुत प्रेम है, और बिल्कुल उनके बीच में ये है कि जो जिस तरह से वो वार्तालाप संवाद बताए गए हैं उससे लगता है कि उनके बीच में कितना घनिष्ठ प्रेम है। उसके लिए प्रमोद कोई भी त्याग करने को तैयार है, उसके बिना नहीं रह सकता है ऐसा। लेकिन घटनाक्रम इस तरह से घटित होता है कि सविता और लोकेश में शादी होती है, दूसरा घटना, और फिर जो है वह बातें याद रहती है। लेकिन जब वह प्रमोद का वापस से प्रवेश होता है उसी शहर में जिस शहर में दोनों रह रहे हैं, सविता रह रही है अपने पति के साथ में, तब वो जो है उसको लेकर के बातचीत चलती है। और उस बातचीत में ये उसके बीच में प्रमोद को लेकर के वैचारिक टकराव आप देख सकते हैं, उनके संवाद चले हैं उसमें। तब उस बातों में वह जो बात पूछती है उसको लेकर के, इसमें से एक बात मैं आपको बहुत ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि उनके बीच में जो बात हुई है, तब वो एक प्रश्न बहुत ही चुभते हुए प्रश्न की जाती है, लोकेश ने की है
तो वो लोकेश उसको कहता है, जो प्रमोद को लेकर के वो अपनी बारे में जो चीज़ बताती है, किस तरह कि तुम दोनों जगह ईमानदार नहीं रही हो। तो सविता उसको जवाब देती है कि जो तुमने सुना था वह भी गलत नहीं था, और हमारे तुम्हारे बीच में वह नहीं है, यह भी सही है। ये बहुत ही जवाब उसको बहुत देती है, और इस बीच में आगे बात इनके बीच में बढ़ती है, और वह उसकी परीक्षा करता है कि यदि तुमको इतना ही ज़्यादा तो आप उसको खाने में बुलाओ और उसके पत्र लिखो कि बाकायदा उसको जहर दिया जाएगा उसे, और फिर भी देखते हैं कि तुम्हारे कहने से आता है कि नहीं आता है। ये जानकारी होते हुए भी उसको खाने में जहर दिया जाएगा। तो वह कहती है कि नहीं, वो तो मेरे बुलाने पर आएगा ही, और इस तरह का एक पत्र लिखा जाता है उसको, और उस पत्र पर वहाँ पर वो आता है। इसके पहले आप देखेंगे कि प्रमोद और उनके बीच में संवाद होता है, और उनकी शादी जो नहीं हो पाती है, और उसकी जो प्रमोद के जो रिश्तेदार होते हैं, तो उसकी एक भाभी होती है जो कि सविता को समझाती है कि वो उसे समझाए ताकि उसके और भी परिवार में शादी हो सके। तो जब वो वहाँ पर वो कहती है कि नहीं, तुम मतलब कि स्टैंड छोड़ दो मेरे शादी करने का, मेरे से साथ रहने का, तो वो उसको वहाँ पर एक कहता है कि तुम कमज़ोर लड़की हो, मतलब कि वहाँ पर एक कमज़ोर लड़की का ये एक बात आती है। उसके बाद अब इस तरफ सीधे आ जाइए यहाँ पर, जब वो पत्र द्वारा उसको बुलाया जाता है खाने पर, तो वो खाने खा जाता है। जब पुडिंग के आगे बढ़ाते हैं, इसमें बहुत सस्पेंस रखा गया है निश्चित रूप से, और ये नहीं पता लग रहा है कि वो पुडिंग उसके तरफ बढ़ाया गया है या वो अपनी तरफ बढ़ाती है, जो भी है। तो वहाँ पर जो है जैसे ही बढ़ाती है और वो आगे बढ़ता है, तो इसमें वो मतलब कि कहती बस, लोकेश उसको बीच में टोकता है बस, और ये तो जब तक बेहोश हो जाती है ये, और फिर वो कहती है कि वहाँ पर उसका एक फिर वाक्य है लोकेश का कि कमजोर लड़की है ना। तो उसको प्रेमी द्वारा भी कमजोर लड़की कहा गया है और पति द्वारा भी कमजोर लड़की कहा गया है। अब हम एक्चुअल में पूरी कहानी को पढ़ने के बाद देखेंगे कि क्या वास्तव में वो कमजोर लड़की है। आप देखिए कि वो अपनी बात को जो प्रेम के बारे में या उसके संबंध के बारे में अपने तरीके से बता देती है, लेकिन उस बात को मेंटेन नहीं कर पाई या उसको रख नहीं पाई। क्या इसलिए वो कमजोर लड़की है, या हम कहें कि प्रमोद जो इतना प्यार करता है लेकिन वह उस अंजाम तक नहीं, साथ रहने के अंजाम तक नहीं पहुंच गया, उसकी कमजोरी थी। एक तो यहाँ पर ये प्रश्न उठता है जो उस पर लगाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जब उसकी शादी हो जाती है और वो कहता है कि भाई अब हमारे बीच में बिल्कुल कुछ कोई नहीं है, पुरानी बातें पुरानी हो गई, उसके बाद भी वह अपनी पत्नी पर संदेह करता है प्रमोद को लेकर के। तो प्रश्न उठता है कि क्या उसका प्यार उसके प्रति जो भावना है वो इतना नहीं है जो उसके प्रति बन सके। तो क्या सविता यहाँ पर कमजोर है या लोकेश कमजोर है, ये भी एक यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, ये साथ में हमारे सामने आता है। और तीसरी बात जो इसको लेकर के है कि यद्यपि ये कहने की उनकी अपना शैली हो सकता है राजेंद्र यादव की कि एक सुखांत कहानी और दुखांत कहानी के रूप में आप जिसे भी पसंद कर ले, पर मैं समझता हूँ कि यह यदि आप बिल्कुल एक सविता के नज़रों से देखें तो ये एक ट्रेजेडी ही है कि उसको ना तो प्रमोद समझ पाया है और ना ही उसके पति लोकेश समझ पाया है ना। तो वो एक ये ट्रेजेडी, चाहे वो अंतिम निष्कर्ष के आधार पर लेखक ने कहा है, पर ये व्यंग्यात्मक रूप से है कि वह वास्तव में ये एक ट्रेजेडी कहानी है, दुखांत कहानी है कि नहीं समझ पाने की, और नहीं समझ पाने में स्वयं सविता से ज़्यादा उन दोनों मतलब कि पुरुषों का, यानी पति प्रेमी और पति का भी मतलब कि हम कह सकते हैं उनकी कमजोरी हम कह सकते हैं, और समाज को जैसा है वैसा है उसको बदलने की कोशिश क्या अकेले सविता को करनी है या बाकी उनको भी करनी है ना। सारे सिचुएशन को समझने की सारी जिम्मेवारी क्या सविता के ऊपर है या बाकी दोनों के ऊपर भी है। ये भी कहानी हमारे सामने सारा का सारा प्रश्न उपस्थित की जाती है, और ये कहानी ओपन एंडेड है। जो भी कहानी को सुखांत के रूप में ले चाहे दुखांत के रूप में ओपन एंडेड है, और ये उन दिनों में जो चेकअप के प्रभाव से ये बहुत चला था कि कहानी ओपन एंडेड होना चाहिए ताकि पाठक अपने हिसाब से सोचे उसके बारे में कि ठीक क्या है, सही गलत की बात हम नहीं कर रहे हैं कि ठीक क्या होना चाहिए ये पाठक खुद डिसाइड करे, खुद सोचे कि ऐसी जब परिस्थिति है तो क्या उसमें हो सकता है जो मूल्य हैं, जो हमारे परंपराएं हैं या जो बातें हैं या जो हमारे सामने जो यथार्थ हमारे सामने है, तो उसकी दृष्टि से क्या कुछ किया जाना है, ये पाठक के ऊपर कहानीकार ने छोड़ दिया। और भी आगे जो बात होती रहेगी और बातें होगी। इस कहानी में भी विवाहपूर्व प्रेम को उजागर किया गया है, जो
जाति बंधन या अपनी भावनाओं को उजागर न करने जैसा है। जैसा कि कहानी का शीर्षक है, एक कमजोर लड़की। अपनी कमजोरी के कारण प्रेम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। कहानी के शुरू में ही हमें याद होता है कि नायक प्रमोद नायिका सविता को संपूर्ण रूप से प्रेम करता है, जो वो एक पत्र में लिखकर नायिका को बताता है। कहानी की शुरुआत नायिका नायक की टिकटॉक से होती है। उन लोगों के मध्य चलते हुए संवाद थोड़े स्तरहीन से लग रहे थे, तभी लेखक ने हस्तक्षेप करके स्वयं ही बता दिया कि संवाद थोड़े से हल्के हैं। मुझे लगता है उस समय की मूवी या साहित्य या कहानी कुछ भी उठाकर देखें तो उस समय शायद स्त्रियों की यही छवि थी, या तो उन्हें एकदम आदर्शवादी बना दिया गया था या फिर एकदम वहम। लेकिन इस कहानी की नायिका इस छवि की नहीं है। वह अपनी भावना का इजहार भी करती है और वैचारिक स्तर पर संघर्ष भी करती है। समाज में स्त्रियों को विभिन्न बंधनों में रहना पड़ता है, बचपन में पिता, बाद में पति और अंत में पुत्र के संरक्षण में। मेरे पिताजी अक्सर विवाह से पहले मेरे कहीं बाहर जाने के नाम पर बेटी आपकर या बाप कर की दलील दिया करते थे। दरअसल स्त्री भी बचपन से ही असुरक्षा की भावना को खुद कर भरी गई है, ताकि पुरुष उसे अपने वश में रख सके, क्योंकि वो स्त्री की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करता और उसे अपने अधीन रखता है, ताकि वो अपनी मर्जी से खुलकर किसी से बात ना कर सके। किसी से प्रेम करना तो दूर की बात है, यही अंकुश उसे कमजोर बना देता है। परंतु सविता विवाह के बाद समाज के इस बंधन को तोड़ने का प्रयास करती है। वो अपनी इच्छा से प्रेम करना चाहती है। वह प्रेम को अपनी मुक्ति के रूप में देखती है। तभी वह अपने प्रेम को अपने पति लोकेश के सामने स्वीकार करती है। सच बताएं, जो तुमने सुना था वह भी गलत नहीं था और तुम्हारे बीच में वह नहीं है, यह भी सही है। इस एक वाक्य में उसके प्रेम की गहराई और विवाह की मर्यादा दोनों दिखाई देती है। लेकिन पति कितने ही बड़े दिल का क्यों न हो, पत्नी को अपने पूर्व प्रेम की स्वीकारोक्ति उसे सहज रूप में नहीं लेता और सविता लोकेश का विश्वास खो देती है, जिसमें भी सामाजिक बंधनों से उसका प्रेमी का संबंध कब का खत्म हो चुका है। सविता की स्थिति का जिम्मेदार दोनों ही रूपों में पुरुष है, क्योंकि दोनों ही स्थिति में वो पुरुषों के अधीन रही है, चाहे वो पहले प्रेमी हो या बाद में। पहले प्रेमी उसे कमजोर लड़की कहता है, तो बाद में उसका पति यह कहकर कि तुम दोनों जगह ईमानदार नहीं हो, उसके चरित्र को संदेह की नजर से देखता है। लेखक ने सही अनुमान लगाया है कि सविता की छवि फ्लास्क में तैरती उस मछली की तरह है, जो पानी में डूबती तो है पर पानी को हिला नहीं पाती, अर्थात कोई कंपन नहीं करती। यानी सविता ये एहसास तो कराती है कि स्त्री की समाज में क्या स्थिति है। वो अपने भावों का भी इजहार करती है, लेकिन समाज को प्रभावित करने का मार्ग उसमें नजर नहीं आता। एक निर्लिप्तता सा भाव उसमें दिखाई देता है। हाँ, एक बात और जो मुझे नजर आई वो ये कि लेखक अक्सर कहानी के अंत को पाठकों पर तो छोड़ देते हैं, लेकिन इस कहानी में दो अंत दिए गए हैं, सुखांत भी और दुखांत भी। वो आपने बताया, उसका रीजन मुझे नहीं पता था कि इस तरह का वो चला था कि पहले कहानी होता था, चेखव की कहानी होता। तो और अंत में अगर सविता मृत्यु को प्राप्त होती है तो भी उसका कारण भी तो पुरुष ही बने, उन दोनों ने ही उसको कमजोर स्त्री का नाम दिया था। एक चीज और मुझे कहनी थी कि जब हम भी कहानी की बात करते हैं तो उसके पात्रों की बात करते हैं, जबकि हमें बात करनी चाहिए कहानी की आत्मा, लेखक की कल्पनाशीलता, भाषा, रोचकता, शैली, समय के अनुसार रची गई। अगर इसकी भूमिका हम पढ़ेंगे, जो पहले भूमिका दी गई है, अगर भूमिका पढ़ेंगे तो लगेगा कि ये किसी किताब की शब्द नहीं बल्कि हर तीसरे व्यक्ति के मन और दिमाग में चल रहे वाक्य और घटनाक्रम है। तभी शायद कहा गया है कि सफल लेखक वही है जो पात्रों से कनेक्ट कर पाता है। उस आधार पर ये कहानी भी खरी होती है। बिल्कुल, कहानी पढ़नी है, कहानीपन पूरा बनाए हुए है, इसमें रोचक है, आपको शुरू से लेकर अंत तक बढ़ा देती है। बिल्कुल आपने सही कहा। इस कहानी कमजोर की परिस्थिति कहीं है ही नहीं। 30 और 40 के दशक की स्त्रियां ऐसी होती नहीं कि पति को बोल दे
ये बात क्यों करती है कि कमजोर इस कहानी आज भी में नहीं बोलते शुरुआत में जो ये चीज है इसका ध्यान गया या नहीं गया वो उसको भाई कहकर बुलाया और वो उसका प्रेमी भी है तो ये कैसे इसका कहानी को इसका रीजन मैं बताऊंगी हाँ कि आज से अगर हम 30-35 साल पुराने जमाने में जाए 50-60 पहले पुरानी मतलब 30-35 में जाइए आप 50 तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं लेकिन 30-35 भाई 1957 में कहानी लिखी गई है। मतलब कहानी तो बहुत ज्यादा काल महायुद्ध के पहले हाँ, महायुद्ध के आसपास की कहानी बहुत पुरानी है। 1938-40। हाँ ये हमारे से एक पीढ़ी और ऊपर की कहानी मतलब ये कहानी तो बहुत ज्यादा पुरानी है लेकिन आज से 30 साल पहले भी अगर आप जाएंगे तो आज इतना बोल्ड जमाना नहीं था और आपने देखा होगा कि हमारे मोहल्ले में जो भी लोग रहते थे हमको शुरू से बाउंड किया जाता था कि हम उसको भाई बोलते हैं। भाई बहन बोलते हैं। क्योंकि उनको पहले से प्रिटेंड रहता था तो अगर ये भाई नहीं बोलेंगे ये बहन नहीं समझेंगे तो मतलब कहीं ना कहीं कोई भावना पनप जाएगी। अब ये अलग बात है कि सिर्फ भाई कहने के बावजूद भी भावनाएं पनपी है लेकिन हाँ ये उस समय का चलन था और ये हमने सबने का आज भी चलन यही है, आज भी यही है, भाई बहन भले बोला जाता है, भावनाएं तो उसी प्रकार है। और इसीलिए बीच में जो ये हंसी में जो बनी थी कि पहले भैया फिर सैया ये शायद इसी तरीके से आगे बनी थी वेरी इसलिए। राइट। और इसमें कुछ और चीजें जैसे संकेतात्मकता तो मुझे बहुत अच्छी लगती है हर कहानी में कहानीकार रखता है इन्होंने भी बहुत रखी जैसे निमेश ने बताया हवा का मछलियों का चील का सारा संकेतात्मक भाषा में बहुत अच्छे से उन्होंने कन्वे की है अपनी बात। और सुखांत दुखांत भी उन्होंने अब जैसे आपने गाइड मूवी का सुना होगा अगर किसी ने पहले पढ़ रखा है तो कि गाइड मूवी की जब बनाई थी तो शायद पहली ऐसी मूवी थी जिसको प्रॉपरली ट्रेजेडी में बनाया गया था और फिर क्योंकि उनको ये शक था कि शायद दर्शक झेल नहीं पाएंगे इसलिए उसके 2 एंड बनाए गए थे ताकि दर्शकों को हजम हो सके उस जमाने के हिसाब से। तो सेम वैसा ही इसमें ये कहानी है उससे बहुत ज़्यादा पुरानी है गाइड तो खैर बहुत बात की बात है पर हाँ इसमें भी जैसे सर ने बोला कि ओपन एंडेड है आप अपने हिसाब से उसका आंसर सोच सकते हैं आपको जो सही लगे आप उसकी तरफ बैठ जाइए जिस पक्ष में करवट को बैठाना चाहते हैं आपका मुझे आप बिठा लीजिए। और से कयामत तक है वो 87-89 की मूवी है उसमें भी 2 एंड एक हैप्पी एंडिंग एक सैड एंडिंग और दोनों एक साथ रिलीज करी जनता को जो ज्यादा पसंद है हमने कभी भी नहीं की उसको और उसकी हैप्पी एंडिंग है हैप्पी एंडिंग तो नहीं हैप्पी एंडिंग उसको हटा दिया था जब वो सैड एंडिंग अच्छी चल रही है ना हैप्पी एंडिंग मतलब वो पार्ट लगा के रखा था कि अगर ये नहीं चली तो हम सेकंड ग्रुप में ट्रेजेडी ज्यादा बेटर है इसको उठान लगा चल गई थी ज्यादा लाइट तीसरी बात ये है कि लड़की कमजोर लोगों के मन में आप बोलिए तीसरी बात जो आप उतनी देर से हम लोग कर रहे हैं कि लड़की कमजोर या लड़का कमजोर तो यहाँ मुझे लगता है कि कमजोर वैसे अगर यूं नजरिए से देखेंगे तो आपको लगेगा कि शायद दोनों लड़के कमजोर हैं लेकिन अगर आप उसको अपनी परिस्थिति में रख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि अपनी अपनी जगह वो सही है क्योंकि अगर प्रेमी को देखेंगे तो आप उसने साफ उसे बोला ही था कि भाई अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं साधु बन जाऊंगा इसमें वो साधु तो नहीं बना है लेकिन इसमें ये कहीं भी नहीं कहा कि उसने शादी कर ली चलिए उसने अपना करियर बना लिया वो नेता बन गया वो अलग बात है लेकिन उसने स्ट्रीम दूसरी चुनी दूसरी लड़की नहीं चुनी है ये तो यहाँ वो अपनी बात पे अड़ी है कि उसने शादी नहीं की दूसरा कोई जीवन साथी नहीं चुना दूसरा अगर हम लोकेश को देखेंगे तो जैसा कि वो पति है वो एक हमारे समाज में शुरू से ही रहा है पति जो होता है वो डोमिनेंट स्वामी टाइप तो ऑब्वियस है कि उसको जो उसने सुन रखा था उसके हिसाब से ऑब्वियस है पहले से उसका ब्रेन वॉश हो रखा है अब उसको अगर वो लड़की जैसे कह भी देती है कि वो मेरा पास था तुम अभी प्रेजेंट हो लेकिन जो मन में ग्रंथि पनप जाती ना तो मुझे लगता है कि वो शायद समूह नष्ट नहीं होता ये सेम हमारे नेचर के जैसा कि बीज अगर आप दब भी जाएगा ना बहुत टाइम तक दबा रहेगा उसको जैसी अनुकूल परिस्थिति मिलेगी और उसका प्रस्फुटन होगा कहीं ना कहीं तो सेम यही है कि वो लोकेश उसके साथ निभा रहा है उसको टॉर्चर नहीं कर रहा लेकिन जब उसको ये मौका मिल रहा है कि फिर से प्रमोद आया और उसे पता चला तो फिर से उसकी ग्रंथि पनप गई वो तो काफी स्वाभाविक है हाँ और तब जब पनपी तो बात में शुरू हुई थी उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि उसको जहर दिलवा उसने सिर्फ बात में बात शुरू की उसको नापने के हिसाब से लेकिन क्योंकि वो लड़की सचमुच में कमजोर नहीं है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग साबित करना चाहती है और अपने रिश्तों को वहाँ को जो उसने कही थी उस बात को वो करना चाहती है कि हाँ मैंने सही कहा था कि पास था तुम अभी प्रेजेंट तो वो हाँ भी भर देती है कि हाँ मैं जहर दे दूँ अब इसके बाद जो है तो ये ना मुझे बचकाना नहीं भी लगा क्योंकि अगर आप आम अगर पति पत्नी की बहस सुनेंगे तो शायद मजाक में भी कई बार बात इतनी बढ़ती है कि अगला आपको आजमाने पे उतर ही जाता है और जब उतरेगा
तो फिर वो अपनी पे उतरेगा कि आपको पूरा अच्छे से नापेगा, चाहे वो औरत हो चाहे आदमी। और जब बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या पुराने कोई अफेयर की आती है तो इसमें शायद वो पीक लिमिट आ जाती है कि नापने तोलने की क्षमता जो होती है ना इंसान की बहुत बढ़ जाती है, फिर तो वो कसौटी लिए तैयार रहता है। तो इसलिए शायद उसने ऐसा बात में कहा कि तुम जहर दे सकती हो। सही बात है कि हमारे पड़ोस में अभी पिछले सप्ताह ही एक आदमी फांसी खा के मरा इसी चक्कर में। पति वो मरा उसको, हाँ फौजी है जबकि वो, तो वही पति पत्नी में कि मैं मर जाऊं। पत्नी ने आखिर में परेशान हो गई, बोला कि हाँ मर जा, और लिटरली उसने फांसी खा के मर गया हमारी गली के अंदर की। ये अभी 1-2 वीक पहले की बात है। तो जैसे ये चीज़ है, हम अपनी ये इतनी पुरानी अगर बात करें तो अभी तक वो चीज़ चल रही है, तो कोई बुरी बात है नहीं, वही रहेगी, हाँ सेम ही रहने वाला है। बाकी कहानी की कसावट बहुत अच्छी है, और जैसा हम राजेंद्र यादव को जितना जानते हैं तो उसके प्रश्न चिन्ह लगाने का कोई पैदा ही नहीं होता। बहुत अच्छा शिल्प वगैरह अच्छा, बहुत अच्छा है, गढ़न अच्छा है, शब्दों का चयन, कसावट है, कथानक है, पात्रों का चयन है, और पात्रों की भाषा भी मैं कहती हूँ बिल्कुल सटीक है। अगर आप कहीं भी देखेंगे तो हम लोग अगर आपस में ऐसी स्थिति में बात कर रहे होते तो हम यही अल्फाज यूज करते भी कि अगर हम तर्क पे उतरे हैं तो हमें दूसरे को चैलेंजिंग कुछ ऐसा मोड़ दे भी देते हैं कि चलिए हाँ आप ऐसे कह रहे हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, करके कुछ आगे होता होगा। और अंत जो है तो राजेंद्र यादव ने कहीं भी ये नहीं कहा है जहर मिला दिया गया है, ये भी कंफर्म नहीं कहा है, जहर दे दिया गया है ये भी कंफर्म नहीं है, और उन्होंने खाया या नहीं खाया ये भी कंफर्म नहीं है। यानी ये सब कुछ आपकी कल्पना पे छोड़ा गया है। अगर आप उसको जस्टिफाई करते आप जहर देखिए किसी को भी मार सकते तीनों में से, जिसका जस्टिफिकेशन आपका बैठता है। यहाँ लोकेश को मर जाना चाहिए ताकि वो दोनों मिल सके तो लोकेश को दे दीजिए। लगता है लोकेश ने हाथ तो रोका उसका नहीं, मतलब उन्होंने जो एंड बताया ना तो उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि वो यादव जी ने आपको हम पे छोड़ा है कि आपको जो लगता है जस्टिफिकेशन सही लगता है कि हाँ प्रेमी को मिल जाना चाहिए तो आप लोकेश को हटा दीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं वो लड़की सारे फसाद की जगह तो भले वो कमजोर है भले ही स्ट्रॉन्ग है उसी को खिला दीजिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं प्रमोद को हट जाना चाहिए, दोनों मियाँ बीवी के साथ हैप्पी एंडिंग कर देनी चाहिए तो प्रमोद को दे दीजिए एज जो समाज के हमारे रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से। तो अच्छी है कहानी, बहुत अच्छी है। और वो मुझे हमेशा वो कहानी अच्छी लगती है जो मतलब जैसे ओपन एंडेड तो हो ही, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ ऐसा पिंच भी करे जो आपको सोचने पे मजबूर करे, तो वो कहानी अच्छी लगती है। इसलिए मुझे कहानी बहुत अच्छी लगती हाँ कहानी एक कमजोर है। कहानी है बचपन के दोस्तों के प्रेम में पड़ने और सहसा बिछुड़ जाने। आज की कहानी हमारे सबके दिलों से जुड़ी हुई है। शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जिसने बचपन की इन अटखेलियों में कभी छुट्टी मुट्टी या कभी सच्चा प्यार नहीं किया होगा। कभी ये यादें पुरानी बातों का आनंद देती तो कभी नाजुक बनकर जिंदगी को दर्द में डुबा देती। ये कहानी पढ़कर मुझे पुराने मित्र की याद आई जिसने 50 वर्षों के बाद भी हमारी टोली की एक लड़की के प्यार को दिल में दफन किया था। ये कहानी भी प्रमोद नामक एक ऐसे ही इंसान की है जो वकील की पढ़ाई करके इंग्लैंड से आया है और आज एक बेटा है और अपनी प्रेमिका के शहर आया हुआ है और ये चाहता है कि सरिता यानी अपनी पूर्व प्रेमिका से ज़रूर मिले। इसी उधेड़ में उसे अपनी प्रेमिका का खत मिलता है जिसमें उसने उसके खाने में जहर के साथ जहर देने के निमंत्रण की बात लिखी है। अपने प्रेम पर अटूट विश्वास के चलते वो इस बात को नज़रअंदाज कर देता है और मन ही मन कहता है सरिता जहर भी अपने हाथों से पिलाओगी तो अमृत हो जाएगा। इसके बाद पूरी कहानी एक चलचित्र की तरह फ्लैशबैक में चलती रहती है जिसमें दोनों की मीठी नोकझोंक और प्यार झलकता है। प्रमोद के परिवार का समाज ने उनका कहानी सिर्फ इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वह इंग्लैंड से पढ़कर आया है और भ्रष्ट हो गया। ऐसा समाज का मानना है। घर में उसके भाई भाभी माँ बाप के अलावा 2 छोटी बहनें भी हैं। प्रमोद को जबरदस्ती शादी के बंधन में बांधने का सिर्फ इसलिए प्रयास किया जा रहा है क्योंकि इसी में घर की भलाई है, जबकि वो सविता को जीवन संगी बनाने पर सन्यासी बन जाने को या कोई और कदम उठाने को आमादा है। पता नहीं ये किस प्रकार का रिश्ता है जिसमें समाज से छिपाने को सरिता प्रमोद को भैया कह के संबोधित करती है। वैसे पहले ज़माने में हर किसी को भैया कहना एक आम बात थी। उस ज़माने में पड़ोस के 5 घरों तक आपको चाचा ताऊ बुआ और मौसी जैसे सब रिश्ते मिल जाते थे। सविता का प्रमोद के घर आना जाना और पढ़ाई के बहाने उसके साथ समय गुजारना इस रिश्ते को प्यार का रूप देता है। चूँकि सविता एक ब्राह्मण है तो कभी मजाक में प्रमोद द्वारा झूठी कॉफी जबरन खिलाए जाने पर भी खुद का धर्म भ्रष्ट समझती है, मगर शायद अंदर ही अंदर उसे ये तकरार अच्छी भी लगती है। कहानी के कुछ प्रसंग शहर की वास्तविकता दिखाते हैं, जैसे क्लबों में क्या चलता है झूठे सच्चे के होश भी नहीं होते।
वहाँ और उसे मॉडल होने की संज्ञा दी जाती है। कहानी में मस्ती मजाक में एक दूसरे की जाति पर छींटाकशी, एक दूसरे को चिढ़ाना हमें अपने साथ हुए वाक़ियों से जोड़ता है। प्रमोद की भाभी जो दोनों का हाल जानती है, प्रमोद को शादी के लिए राजी करने का काम भी सविता को ही दे देती है। सविता अपने भावों को काबू में नहीं रख पाती और प्रमोद के गले लग के बोलती है। कुछ जाने या सोचे बिना ही प्रमोद के मुख से निकलता है कमज़ोर लड़की। इसी जद्दोजहद के चलते सविता की शादी लोकेश नामक एक व्यक्ति से हो जाती है, जो कि एक प्रोफेसर है। सविता को अपने पति से विशेष प्रेम नहीं है, ऐसा कहानी पढ़ने से लगता है। अब जब प्रमोद सविता के निमंत्रण पे उसके घर जाता है, दोनों सरिश्ता से मिलते हैं। खाने के बाद मिठाई में शायद सच में जहर था, ये सोच सविता का दिल बैठा जा रहा है। जैसे ही प्रमोद की मिठाई उसके मुंह में जाने लगी कि सविता के पति ने उनका हाथ पकड़कर रोक दिया। वह तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिठाई प्रमोद ने तो ना खाई, मगर सविता ये झटका झेल नहीं पाई और गश खाकर कुर्सी से नीचे गिर गई। तभी उसके पति के मुंह से निकला कमजोर मुंह। क्या कहानी में सारा दोष सविता का ही रहा? मेरी नज़र में नहीं। असल में कुछ गिनी चुनी लड़कियां ही खुद के लिए आवाज़ उठा पाती हैं, बाकी सबके अरमान तो उनके फेरों के अग्नि में ही स्वाह हो जाते हैं, जो पता नहीं सही है या गलत। अतीत की यादों को अगर सीने से लगा कर रखा जाए तो घुटन के अलावा कुछ हासिल न होगा। कहानी की खूबसूरती उसकी सरलता है, जो हर खासो आम की ज़िंदगी का ही पन्ना लगता है। कहानी में सबसे विशेष बात है प्रमोद का अपनी आंखों की गहराई में पूरी सृष्टि की संरचना करना। वो सविता को अपनी आंखों में जहाँ एक और फैला हुआ रेगिस्तान दिखा रहे हैं, वही फैली हुई नदी यानी असंभव में संभव दिखा रहे हैं। खुद को लोगों द्वारा बहिष्कृत किया इंसान, जिसकी उपमा उसने एक सूखे पेड़ से की, जिस पर चमगादड़ों का डेरा हो, साथ ही एक जलती चिता का विवरण। ना जाने ये उन दोनों के जलते हुए दिल थे या अरमानों की आहुति चल रही। कहानी सुंदर है और हमें अपने अतीत के पन्ने पलटने पर मजबूर करती है। आप भी कुछ बोलेंगे रिचल? अच्छा आप अपना पढ़िए। वही है, अतीत के ऊपर ही है। नहीं, आप बताइए जैसा आपको लगा, कुछ एक दो लाइन। ज्यादातर तो इंडिया में लड़कियां कमजोर होती हैं, पर ये लड़की कमजोर नहीं करना किस पॉइंट यहाँ पे एक बात कहूँ कि अगर ये हम सोचें कि रिश्ते में फिट करना कमजोरी है, तो मुझे लगता है ये स्ट्रॉन्ग होने की निशानी, ना कि कमजोर। क्योंकि त्याग भी जो स्ट्रॉन्ग होता है वही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। चाहे वो मतलब आप स्ट्रॉन्ग बंदा ही जहर भी दे सकता है। नहीं, आप जैसे कहते हैं ना कि भाई अपने प्रेम के लिए नहीं लड़ पाई, तो ये भी सोचिए ना कि अगर प्रेम को छोड़ना भी है तो कमजोरी की निशानी कहाँ है? वो हर कोई नहीं कर पाता। इसलिए प्रेमी तो उसके फेवर में है, फैमिली के लिए छोड़ नहीं, बट किसी के लिए भी छोड़े, मतलब ये तो आम ही है। वैसे भी मॉम डैड का तो सभी बोलते हैं, अभी भी बोलते ही रहते हैं। तो अपने रिलेशनशिप में के स्टेटस डाले होते हैं तो कहते हैं नहीं मम्मी नहीं मानेगी, पापा नहीं मानेंगे। तो ये वाला तो आम है। बट मुझे ऐसा लगता है ना कि चाहे किसी के लिए भी त्याग करे, चाहे वो अब लड़की अगर मम्मी पापा के लिए करे तो मम्मी पापा का भी स्नेह है उसको जो रोक रहा है अपने बेबी की तरफ जाने से। और अगर सिर्फ समाज के डर से कर रही है तो आप फिर भी कह सकते हैं शायद कमजोर है, लेकिन अगर वो अपने पेरेंट्स के प्यार के कारण कर रही है तो मुझे नहीं लगता वो कमजोर है, वो स्ट्रॉन्ग है। चीज याद रखें कि 40s की कहानी बस ये मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग कोई मेरे ख्याल से इतना रोल नहीं था ना। लड़कियां आज की बात बता रही हूँ ना, ये 30-40 साल पहले तक तो होता था ये कहानी, और 60 साल पहले। पर मैं ये मानती हूँ 85 तो 85 के साथ जैसे वो नेल पेंट लगा रही है, वो कर रही है, मतलब इतना ज्यादा तो इतना तो नहीं हो सकता। देखा जाए तो या तो फिर वो किसी बहुत ज्यादा संभ्रांत या मुंबई या ऐसा कोई कल्चर, क्योंकि अगर बाकी जगह देखा जाए तो ये चीज चरित्रण जो हो रहा है ये मोस्टली 50s या सिनेमा आ गए। ऐसा भी तो है ना कि जो साहस का भाव या पॉलिश नहीं कहते, नहीं नेल उसमें ना नेल पॉलिश के ऊपर एक और परत लगा दे कि लगाए उसको लेके वो सोच रही है, तो मतलब या तो वो बहुत अच्छे हाँ वो तो वो नेल पेंट लगा के नहीं यहाँ तो 57 में लिखी गई है, तो शायद वाला टाइम है लेकिन लिखते तो हर चीज सोच रहा होता ना वो क्रिएटिव लिबर्टी भी होती है। हाँ वही तो कहानी को रोचक बनाने के लिए कि उसको
एडिशन दिया जाए। जो अपने आप में बिजी है बैठे। पर देखो 80 साल पहले मूवी भी तो थी। आप बताइए फिर हम आगे पहले को। सब Actresses, actors. और साथियों, इस कहानी को पढ़ते समय मेरे दिमाग में एक मैजिशियन का ख्याल आया। आपने भी वो फिल्म देखा होगा या यूट्यूब पे देखा होगा या वास्तव में देखा होगा कि दो बड़े बड़े लोहे के छल्ले होते रिंग, और वो उनके बीच में कोई गैप नहीं है, और वो जादूगर उन दोनों छल्लों को यूँ करके मिला, और वो जब चाहे जब हटा दे, वो दो इंडिपेंडेंट छल्ले भी और वो एक भी कर। इस कहानी में दो इंडिपेंडेंट रिंग, एक रिंग विशुद्ध प्रेम कहानी, जिसको पढ़कर पाठक को वैसी ही कटोट महसूस होती है जो देवदास को पढ़ते समय, या जो एक बहुत बढ़िया कहानी इन्होंने शाह साहब ने और अनिमेश ने मेरे से पढ़वाई है, वो सीका घटवा। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़िए, उसका मैं यहाँ रेफरेंस दूँ। तीसरी कहानी उसने कहा था, 100 साल हो गए उस कहानी को लिखे हुए, लेकिन हिंदुस्तान की प्रतिनिधि प्रेम कहानी के रूप में अगर कोई विशेषांक निकलता तो उसने कहा था वो कहानी दोबारा चलती। तो उसमें जो लैला सिंह की जो कटोट है, देवदास की कटोट है, वो सीका गठवार की जो कटोट है, बहुत सारी प्रेम कहानियाँ, लेकिन आखिर में एक नाम दूंगा, मारे गए गुलफाम, तीसरी कसम। उसकी जो कटोट है वो इस कहानी के पहले रिंग में जो विशुद्ध प्रेम कथा है, जो कि सविता और प्रमोद के बीच में जो प्रेम पनप रहा है, उसके उन दोनों के बीच के आकर्षण और फिर उन दोनों के विछोह की जो व्यथा, ये दोनों ही चीजें पाठक को पकड़ती। देवदास कोई तुलनात्मक चीज, वो कोई सोना नहीं है, देवदास तो कसौटी है, उस पर हम कहानियों को कसते हैं कि ये कैसी प्रेम कर। तो हम कह सकते हैं पारो भी एक कमजोर लड़की, लेकिन आपने विश्लेषण किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। दरअसल देवदास कमजोर, पारो तो आ गई थी तैयार होके कि वो रात को और देवदास के बारे तुम यार इस वक्त तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, वो छोड़कर। वो अलग बात है कि बाद में वो जिंदगी भर अपने उस निर्णय को इतना ज़्यादा वो परेशान होता है कि वो फिर जैसी होता है। दूसरा, कोशिका गठवार जरूर आप कहानी बड़े लिख कर अपन भेजेंगे, वो गुसाई और लक्ष्मा के प्रेम की कहानी। इसमें लक्ष्मा अपने लोक देवता गंगनाथ की कसम खा के गुसाई को कहती है कि जैसा तुम कहोगे मैं करूँगी, अपन बात। लेकिन जैसा लता ने बताया कि माता पिता का प्रेम होता है, समाज में भी होता है, वो नहीं कर पाती, और वो गुसाई तो फिर अकेले ही रहता है, वो शादी नहीं करता और फौज में भर्ती हो जाता है, और वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए एक आटे की चक्की रहता है। गठवार का मतलब आटे की चक्की। तो वो कहानी में जो वर्णन है, वो आटा उसके शरीर पे लगा हुआ है, और वो अकेला 40-50 साल का हो गया है। 30-35 साल के बाद वो लक्ष्मा वापस आती है उसके सामने आटा पिसाने के लिए, पहली बार वापस मिलती है। अद्भुत कहानी। और उस वक्त वो एक लक्ष्मा को एक बुलाना था, उसमें लक्ष्मा का जीवन क्या, उसके पति जिसकी शादी, उसकी डेथ हो गई, उसका आर्थिक हालत भी बिगड़ गए, उसकी जो लोग जमीन जायदाद है उसको भी छीन गए हैं, मतलब वो बहुत परेशान है। तो वो गुसाई आटे में सना हुआ और अकेला पड़ा हुआ, और वो तो एक हल्का सा एक रिमार्क है
कि लक्ष्मण कभी 2-4 पैसों का जुगाड़ हो जाए तो गंगानाथ का जागर करवा के माफी मांग लो। वही तो वो इशारा करता है उस बात की तरफ कि तुमने गंगानाथ की कसम देवता की कसम खा के साथ में निभाया मेरा, उसका ये परिणाम है। अभी और भी बुरे परिणाम हो सकते हैं। वो चाहता नहीं है कि उसका बुरा परिणाम हो, लेकिन इशारा करता है कि देखो मेरी जो जिंदगी की जो हालत तुमने की है वो ठीक नहीं किया, तुमने देवता की कसम खाई है। इसमें एक उलाना है इस कहानी में। वो जब खाना खाने आता है प्रमोद तो कहता है अरे तुम तो बहुत अच्छी खा पी के बहुत अच्छी तंदुरुस्त दिखाई दे रही, मतलब यू आर हैप्पी, तुम तो बहुत सुखी हो। अब वो खुद भी सुखी है, वैसे नेता बन रहा है। हालांकि आपने सही कहा कि उसने शादी नहीं की, लेकिन वो जिंदगी में बिल्कुल सेटल है, नेता बन रहा है। नेता की क्या सुख है वो मतलब जान मतलब वो कोई मतलब ऐसा है, वो कोई गुस्साई की तरह कोई दुखी प्राणी नहीं है वो, ना वो देवदास की तरह मरने वाला। तो यूँ तो अगर साधु भी आजकल कहाँ दिखे होते हैं, इसी में बैठे रहते हैं। नहीं तो उनको माफ नहीं किया जा सकता। एक साधु की छवि और एक नेता की छवि में अपन वो आराम से डिफरेंशिएट वो उलाना क्यों दे रहा है? वो अपनी उसको सविता को कह रहा है अरे तुम तो अच्छी थी, और उनसे मजाक करता है कि अरे ये बीमारी में ये हालत है तो इस वक्त होगी तो आपका पता नहीं क्या। तो मैं कमजोर लड़की उसको इस दृष्टि से मान रहा हूँ कि वो वापस उलाना नहीं देती है कि आप कहाँ सब डूबे महाराज, आपके वो कांच चौके हो गए और खप्पर हो कहाँ गए, वो दिखाए जो कहाँ गए। वो कमजोर नहीं है, वो दोनों का मान। और बीच में हमारे ग्रुप में तो प्रेम कहानियों की बहुत चर्चा हुई है। शाह साहब गवाह हैं कि मैंने करीब करीब इस बात का एक सिद्धांत बना दिया था कि प्रेम तो आदमी ही करता है, औरत नहीं करती। इससे भी आप देख लीजिए अल्टीमेटली औरत सेटल हो जाती है। लेकिन फिर मैंने भी अपना सिद्धांत बदला और इसमें भी मैं अपनी बात को आधार पर दूंगा कि औरत कमजोर नहीं होती, वो समझदार, मतलब व्यवहारिक। इसमें जब वो कहता है कि अपन भाग चले तो उसका एक ही सवाल होता है कहाँ, सविता भाग चले, मतलब इट्स ए रैंडम डिसीजन। लेकिन कहाँ जो एक छोटा सा प्रश्न है, पूरा उसका आगे पीछे का पूरा सोच छुपा है। वीरज़रा फिल्म में शाहरुख खान का एक डायलॉग है कि अगर मुझे मालूम था कि मेरे इश्क करने से इतने लोगों को परेशानी होगी तो मैं इश्क करता नहीं। औरत का हमेशा ये सोच रहता है कि उसके निर्णय से कौन कौन प्रभावित होता है, और ये उसकी कमजोरी है, ये उसकी दृढ़ता है, ये उसकी व्यवहारिक है, ये उसकी समझता है। और उसका सबूत ये इस कहानी में ये दिखती है कि मेरा पास्ट, वो अपना पास्ट उसने नहीं बताया है, ये आप लोगों ने गलत मिस करने का, उसने नहीं बताया। उसका पास्ट उसने पता किया है कहीं से, वो उसको कंफर्म कर, हाँ जो तुम्हारी जानकारी है वो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ ये भी ठीक है, अब मेरे उसमें मेरे पास का कोई रोल नहीं, ये भी ठीक। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक सविता के हैं, ये कमजोर लड़की के नहीं है, बहुत बहादुर, व्यवहारिक और समझदार। दूसरा जो रिंग है पूरी तरह से नाटकीय, असंभव, अवास्तविक, न होने वाला, सिर्फ एक कहानी की अचानक को एक नया रूप देने के हिसाब से राजेंद्र यादव के प्रति मेरे मन में बहुत अत्यधिक सम्मान है। ऐसा लेखक होना मुश्किल है, लेकिन
ये दूसरा रिंग क्यों बढ़ा, किसी और तरीके से कर सकता था। और ये जब 2 अंक छोड़ दिए, मेरे ख्याल में ये खुलापन है, दिस इज नॉट ओपन। ये 2 एंड के द्वारा 2 रास्ते बंद कर देने जैसे, अब आप इन 2 के बीच में ही रहिए, या तो वो मर गया या वो जिंदा, आप तो इन दोनों के बीच क्यों भाई। और पोटेशियम साइनाइड जैसा जहर मैं कह रहा हूँ कोई चाहे तो भी नहीं ला सकता। उस जमाने में तो मिलने का हम लोग जो सवाल ही लेबोरेटरी में काम नहीं। आज करते तो हैं, फिर भी मिल जाएगा। हाँ, तो पोटेशियम साइनाइड की जगह सोडियम साइनाइड यूज करते थे, कई हमारे एस्टिमेशन में वो था। तो ये असंभव जैसी घटनाओं को इस कहानी में जोड़कर यादव यादव शायद एक बार फिर मतलब पाठक को सोचने के लिए मजबूर करने की तो हो सकता है उसको उन्होंने बात रखी हो, लेकिन ये जो दूसरा रिंग है और वो जागरूक तरीके से वो जोड़ देते हैं और अलग जब चाहे तब अलग करते हैं, वो इसकी एक हम ब्यूटी मान सकते हैं। लेकिन कहानी की जो असली जो मूल जो कचोट जो इंटेंसिटी जो कहानी की है वो पहले रिंग। और अजमेर जी आपने कहा कि द्वितीय महायुद्ध के पहले आपने बाद में कहे कि इसको सवाल को उठाएंगे, मैं इसलिए उन्होंने ये टाइम दिया है, मैं बता रहा हूँ कि ये उस वक्त आजकल ये राजेंद्र जो कहना चाहते हैं अब ऐसा प्रेम पलटना संभव नहीं। वो गली मोहल्लों का प्रेम था, मकान की दीवारें टूटी हुई होती थी, लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के यहाँ फ्रीली आते जाते थे, प्रेम पलट जाता था। आपने वो मुहावरा भी इस्तेमाल किया, कभी भैया कभी सैया, ये होता है, इट इज क्वाइट नेचुरल। बिना भैया बनाए आप उनके साथ में एक कमरे में किताब लेके पढ़ने का बहाना लेके आप नहीं बैठ सकते, और जब तक सानिध्य नहीं होगा प्रेम नहीं होगा। सानिध्य का मतलब ही वही आधारशिला है प्रेम की। और हेमा मालिनी धर्मेंद्र से क्या इंडस्ट्री में सानिध्य है, कोई आकाश उतर के कोई रिश्ता नहीं आया, जहाँ सानिध्य होगा वहीं प्रेम। और जब उर्दू में कहावत है इश्क अगर मुकम्मल हो जाए तो वो इश्क नहीं रहता, तो ये नामुकम्मल इश्क की कहानी उस पहले सर्कल में है, और वो उसकी ब्यूटी। रुखसत के वक्त तुमने जो आंसू हमें दिए, उन आंसुओं के हमें फंसाने लगे। कहानियां आंसुओं से बनी, फंसाना मतलब अच्छा। दिल को दिए जो दाग, जिगर को मिले जो दर्द, इन दौलतों के हमें खजाने। तो उसको ये जो राजेंद्र यादव की जो मूल उसकी कला कौशल उसको कहानी लिखने की, वो उस पहले की, जिसमें वो एक पनपते हुए प्रेम के नवोन्मेष से बढ़कर इसमें विक्टर ह्यूगो का जो वाक्य लिखा है वो एक मतलब अल्टीमेट ट्रुथ है कि व्यक्ति के जीवन के परम आनंद का क्षण वही है जिसमें उसको लगता है कि कोई उसको 100% उसकी कमियों के सहित उसको चाहता है और उसके सपनों में वो 100% रहता है। ये इस कहानी का मूल उसकी वो पहले रिंग जो किया, दूसरा रिंग आर्टिफिशियल है मेरे हिसाब से, तो जोड़ दिया गया है, कहानी जुड़ गई, पूरी बन गई वो सब थी। लेकिन जो इंटेंसिटी ऑफ लव एंड इंटेंसिटी ऑफ सेपरेशन, खलील जिब्रान का एक डायलॉग है, प्रोटेक्शन है, लव नोज नॉट इट्स ओन डेप्थ टिल द टाइम ऑफ सेपरेशन। प्यार को अपनी खुद की गहराई का पता नहीं होता जब तक कि जुदाई का क्षण नहीं। इसमें वो जुदाई का क्षण भी मौजूद। और रहा सवाल शीर्षक का, तो लड़की इसमें भी कमजोर नहीं है,
वो अपने पति के सामने बहादुर होने के लिए पोटेशियम साइनाइड बना दी, लेकिन प्रेम में भी बहादुर है, क्योंकि जैसे ही वो चम्मच को बढ़ता हुआ देखती हुई हो, वो दोनों जगह बहादुर है, कमजोर है। बहुत अच्छे में छोटी छोटी 2-3 चीज़ें आई है, जैसे कि इन्होंने एक नेता वाली बात की, मैं थोड़ा सा अपने जो मैं समझ पाया हूँ उसके हिसाब से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा हूँ। दूसरी बातें भी हो सकती है, उसकी व्याख्या हो सकती है। एक्चुअल में एक तो क्या है कि अपन नेता के नाम सुनते ही आज के नेता के ध्यान में आता है, फिर 40 और 50 के दशकों के आप नेता देखेंगे, शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। मैंने कम से कम 70 दशक तक के नेता बहुत आसानी से मिलते थे लोग पब्लिक से, बता दूँ आपको मैंने MLA MP मिनिस्टर को भी आसानी से मिलते देखा है मैंने। तो वो आप छोड़ दीजिए, नेताओं की कल्पना हमारे दिमाग में आप आधुनिक नेताओं की एक बात। दूसरी बात ये है कि जब वो कह रहा है कि रुद्राक्ष की वो बताता है कि माला है और वस्त्र है, एक्चुअल में नेता वो सन्यासी बन जाएगा, इन लिटरेरी सन्यासी का मतलब है वो उसके बिना नहीं रहेगा, दूसरे से संबंध नहीं रखेगा। मैं समझता हूँ कि ये प्रतीक के रूप में है, पहली बात। दूसरी बात, जो पोटेशियम साइनाइड की बात कही, लिटरेरी यदि हम इसको अपन सही रूप में देखें तो वास्तव में बहुत मुश्किल है। मुझे ध्यान में है कि मैंने ये वैसे भी जो नॉन साइंस वाले होते हैं उनको तो पता भी नहीं होता है कि पोटेशियम, हम सुनते थे जरूर है, लेकिन पोटेशियम साइनाइड यदि कॉलेज में या यूनिवर्सिटी का तो मुझे पता नहीं, कॉलेज में आता भी है तो बहुत ही उसकी रेस्ट्रिक्टेड, तो बहुत अनुमति लेके तो खरीदारी होती है, तो उसको बहुत ही रेस्ट्रिक्शन में रखा जाता है, उसकी एंट्री होती है, और यदि उसको दिया जा रहा है तो वो देख रेख में होता है और बहुत ही मतलब सारे हिसाब किताब होते हैं। तो पोटेशियम साइनाइड ठीक है, वो एक जहर का समझ लीजिए उसका प्रतीक है, बाकी पोटेशियम साइनाइड इनफैक्ट लिटरेरी इतना आसान नहीं है कि लिटरेरी साइनाइड किसको दे दिया जाए। मतलब तो यदि आप उसका लिटरेरी अर्थ लेंगे, बिल्कुल वो शब्दार्थ के रूप में लेंगे तो आपको फिजिक्स का प्रोफेसर, हाँ, इसीलिए इसको थोड़ा सा करीब बनाने के लिए इसको फिजिक्स का प्रोफेसर बनाया, वो लिया है, हाँ वो ला सकता है, इसलिए थोड़ा, लेकिन उसके बाद भी मुश्किल है, मतलब कि आप, क्योंकि उसमें बकायदा लिखा जाता है कि आपने किस लिए इश्यू किया गया, सारी चीजें मेंटेन करनी पड़ती है। मैं थोड़ा सा बताया कि क्योंकि ये एक बात मैंने अपने कॉलेज लाइफ में सुना था, पूछा था अपने, तो उन्होंने सारा बताया कि पूरा सिस्टम ऐसा है कि इतना आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। लेकिन इस पूरे सिस्टम को छोड़ दीजिए, एक्चुअल में पोटेशियम साइनाइड का मतलब कि बहुत ही तेज जहर दिया जाएगा, ये एक प्रतीक रूप में मैं समझता हूँ। तीसरी बात जो कह रही थी, आप कह रही थी कि कमजोरी इस रूप में नहीं, यदि माँ बाप की बात मानता है, त्याग करना भी कर, मेरे ख्याल में कमजोरी उस संदर्भ में यहाँ नहीं आया है। आप देखिए कि जो प्रमोद की भाभी है, उसके कहने पर वो उसको कहती है कि मतलब कि वो अपने से शादी करने की बात खत्म करती है, तो उसको कहा है कि तुम मतलब कि कमजोर लड़की हो, वो वहां पर उसको कमजोर लड़की कहता है, कहने का मतलब ये है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कमजोर है या नहीं है, तो मैंने अपनी बात पहले व्यक्त कर दी है, लेकिन कमजोर वो वहां पर कह रहा है जहाँ वो, जबकि वो दोनों प्रेम में है और घनिष्ठ प्रेम में है, और उस प्रेम का जो शुरुआती चीज बताई है, यद्यपि यादव ने बचकानी बात कह के, और आपने भी उसको बचकानी कहा, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा। वो जो पहला चीजें हैं उनके बीच में जो प्रेम की जो बातें होती है, वो आप किसी भी प्रेम को उनके बीच में बातें करते देख लीजिए, चाहे वो देवदास में देख लीजिए, चाहे किसी में देख लीजिए, अच्छी प्रेम कहानी, इवन जो मारे गए गुलफाम में देख लीजिए, शुरुआत में जो उनकी बात चलती है, वो आपको मूर्खतापूर्ण, बेवकूफीपूर्ण ही लगती है, और वास्तव में जितनी घनिष्ठता होगी उतनी उनके संवाद बेवकूफीपूर्ण होंगे, ये आप व्यवस्था मान के चलिए। घनिष्ठता और बेवकूफीपूर्ण में वो उम्र कह दीजिए या प्रेम का कह दीजिए, वो जलवा ऐसा ही है कि वहां पर मूर्खतापूर्ण ही बातें होती है एक्चुअली। तो वो जितनी मूर्खतापूर्ण बातें होगी उतना ही घनिष्ठ प्रेम है उनके बीच में, आप देख लिए पूरा। तो उसको उस बिल्कुल अर्थ के रूप में आप लेंगे या उसको न जानने के रूप में लेंगे तो लगेगा क्या है, बेचकनी बातें कर रहे हैं। और यहाँ भी आयरनी के रूप में ही उन्होंने कहा है, तो समझने वाले होंगे तो समझ जाएंगे, नहीं समझने वाले कहेंगे इनके बीच में फालतू की बातें हुई। तो ये यहाँ पर तो मैं एक बात ये कहना चाहता कि वो एक्चुअल में उस रूप में उसको कमजोर लड़की नहीं कहा, उस रूप में कहा है कि उसको, वो कहते हैं कि नहीं तुम मतलब कि शादी कर लो, मतलब मेरे से नहीं, जैसा कहा जा रहा है घर के, वो उसको समझाने जाती है उसके कहने पर, तो इसलिए वो कमजोर करती है कहा जा रहा है। हालांकि ये है या नहीं है वो आगे की बात है। तीसरी बात है कि ठीक है, आपने उस फर्स्ट पार्ट को, जैसे कि पुरोहित जी बता रहे थे, जहाँ तक मैं समझा हूँ फर्स्ट पार्ट को बहुत सॉलिड है, तो मैं भी मानता हूँ सॉलिड है, और शुरुआत के पार्ट तो वैसे भी सॉलिड होते हैं। यदि वो नींव बहुत मजबूत नहीं होंगे तो आपको प्रेम कहानी लगेगी ही नहीं, और उसको गढ़ना बहुत मुश्किल का काम होता है एक्चुअल में, उसको गढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है कि किस चीज़ को, और हर लेखक के सामने एक चुनौती होती है कि पुराने उसके पहले वाले जितने भी लेखक होते हैं तरह तरह से उस गढ़ पार करके अपनी मजबूती का उन्होंने परिचय दे दिया है कि दोनों के बीच में कितना घनिष्ठ प्रेम है।
राजेंद्र यादव ने अपने ढंग से उस बात को प्रस्तुत, और कभी कभी तो मैंने शायद अपने मित्रों में भी चर्चा की है कि हो ना हो ये थोड़ी सी उनका व्यक्तिगत अनुभव भी है कि आपको पता होना चाहिए कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के बीच में ही प्रेम संबंध चले थे और वो बहुत ही लंबे समय तक चले हैं। तो नेचुरली उनके बीच में बहुत सारी बातें होती थी, उसमें से कुछ चीज़ों को चुरा करके हो सकता है इन्होंने यहाँ गढ़े हैं, तभी वास्तविकता आई है। मैं ये कह रहा हूँ, मेरा ऐसा मानना है, मैं ये कोई दावा नहीं कर सकता मैं कि उनके बीच में ऐसा कोई ये जो कहानी है इसकी बुनावट जो है ना, इसमें पंत की बात है, बच्चन की बात है और लेखकों का। जब कोई लेखक बनता है, कोई भी बनता है, वो कविताओं से होते हुए गद्य की ओर जाता है। एकदम शुरुआती दौर की कहानी है। मैंने आपको पढ़ के भी कहा था कि ये मेरी पसंद की लिस्ट वाली कहानी नहीं है, मेरी तो दूसरी सूची है और मैं उन कहानियों की वजह से राजेंद्र यादव को जानता हूँ। तो ये कहानी शुरुआती दौर की है, जब तक शायद मनु भंडारी आई भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें लेखक के आगे की कोई भी कहानी में पंत, बच्चन या किसी कविता ऐसा कोई उल्लेख है नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति कविताएं लिखी है राजेंद्र यादव ने। एक उनका अप्रकाशित संकलन था जो उनके बाद में छापा गया है, या उसकी कुछ कविताएं हमारे युग का खलनायक एक संकलन छपा था उनके जन्मदिन के अवसर पर, उसमें भी है। हर लिखने वाला कविताओं से शुरू करता है। मैंने भी 10 घटिया कविताएं लिखी है, बता रहा हूँ उसमें। हमारे युग का जो खलनायक है ना, इन्होंने जो चर्चा की है वो इंटरनेट पर उपलब्ध है, आप सभी देख सकते हैं। वो बहुत बड़ी किताब है, 600 पेज की, उसको खरीद के पढ़ें तो अच्छा नहीं हो, उस पर भी उपलब्ध है। और कहानियों की बात है कि 3 कहानी इनकी आप सबको पढ़नी चाहिए। जैसे मैंने तो इनको कहा था कि जहाँ लक्ष्मी कैद है, वो हिंदी की सर्वश्रेष्ठ अगर लिस्ट बनेगी तो 20 में तो आएगी। बहुत कमाल की कहानी। अपने अपने ताजमहल और अभिमन्यु की आत्मकथा, ये मेरी व्यक्तिगत 3 पसंद की। अभिमन्यु की आत्महत्या। तो ये तीनों मेरी व्यक्तिगत पसंद की। साथ की एक बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा के शेयर करूँगा। इन्होंने कहा कि वो जो प्रेमियों के बीच बात होती है वो ऐसी बचकानी और बेवकूफ़ी भरी। तो उर्दू में गज़ल शब्द का अर्थ है स्वीट नथिंग, मतलब मीठी अर्थहीन बातें, उसको बेवकूफ़ी भरी बात नहीं, मीठी अर्थहीन बात। और ये कहानी की बुनावट है। गजल शब्द का। 1 मिनट में आपको करेक्ट कर दूं सर, क्योंकि मैं जब आपने एक बात कही ना कि बहुत पहले कहानी 1957 में कहानी लिखी है, आप देख सकते हैं। और मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव का विवाह जो है 1959 में हुआ, उसके 2 साल बाद हुआ है। तो आप क्या समझते हैं, शादी की बात थोड़ी प्रेम तो उनका पहले से था, कई सालों का था। कॉलेज में साथ में देश की आज़ादी के लिए लोग काम कर रहे थे, इसलिए संवाद उनके बीच में हो सकता है। वो आपने मना किया ना, मेरे को ये डाउट था कि संवाद हुआ है कॉलेज में साथ उसका बहुत चुराया है उन्होंने। देश की आज़ादी के लिए क्योंकि कोई भी टची बात जब कहता है ना कोई लेखक, मैंने ये देखा है, चाहे इवन शरद चंद्र कह रहे हो टची बात, तो जब तक उस प्रोसेस से आदमी नहीं गुजरेगा वो पूरी की पूरी बात नहीं कहेगा, ये मैं मानता हूँ। लेकिन थोड़ा सा चुरा लेते हैं उनसे से। जैसे कि मैं एक उदाहरण मैं देता हूँ सर, एक मैं उदाहरण दे दूँ। बॉबी पिक्चर में, यदि आप सबने देखी होगी बॉबी पिक्चर, उसमें एक सीन आता है, ऋषि कपूर मिलने जाता है डिम्पल कपाड़िया से, तो वो आटा यूं कर देता है। तो एक्चुअल में राज कपूर से एक प्रश्न पूछा गया था कि सर बाकी सब ठीक है पर ये सीन आपने अद्भुत सीन कहाँ से ले आए, मतलब कि ये तो ऐसा था, उसके पहले तो कभी ऐसा था ही नहीं। तो उसने बताया कि वास्तव में एक बार मैं नरगिस से मिलने गया था, तो वो यही सीन था एक्चुअली, से मिलने गया था जो भी था, लेकिन वो जो निकली थी ना नरगिस, तो वो तो एक्चुअल में आप देखिए कि कहीं ना कहीं चीजों को चुराता है वो लेकर, और तब वो तभी टची बन सकता है। केवल इमेजिनेशन से कोई चीज को टची बनाया ही नहीं जा सकता, मेरा मानना है। जो चीज में जोड़ोगे तो हे अनिमेश जी, मैं आपको करेक्ट कर दूं, शादी से पहले का प्यार और शादी के बाद का प्यार, इस पर एक हल्के मूड में एक जोक आपको। 2 दोस्त कई सालों बाद मिले, तो बातचीत होने लगी, उन्होंने कहा कैसे हो, हाँ ठीक है, अच्छा तुम्हारा क्या चल रहा है, कि बढ़िया है। अरे यार तुम्हारे साथ कॉलेज में वो लड़की पढ़ती थी रचना, उसका क्या, अरे यार उसका मतलब बहुत बड़ी ट्रेजेडी, तो क्या हुआ, शादी हो गई सर? हाँ, ये किसके साथ? वो मेरे साथ।
कैंडिडली है। तो राजेंद्र यादव जी जो है पीछे इनके साथ बहुत ट्रेजेडी चली है अपनी लाइफ की लाइफ। वो बात की बात बता रहे हैं ना। हाँ, हमेशा हाँ, ये आप देखना एक जगह मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि हिंदुस्तानी जो महिलाएं लेखिकाएं रही ना, इनका निजी जीवन हमेशा परेशान भी रहा। शिवानी थी तो वो सेकंड वाइफ थी, हस्बैंड से नहीं बनी। अमृता प्रीतम को सब जानते हैं, कमला दास का सब जानते हैं, महाश्वेता देवी का, महादेवी वर्मा का, मन्नू भंडारी का, मतलब जितनी लेखिकाएं रही लगभग सबका यही स्थिति सबसे चला था अंतर्गत। हेलो। जब मैं भी उसमें कुछ पार्ट किया था, जब रचना यादव आई थी वो अपने पिताजी के बारे में बोलते रो पड़ी थी, लेकिन माँ को उन्होंने स्टेज पे पब्लिक आम पब्लिक के सामने 100 जनों के सामने बोलना कि मेरे पिताजी ने मेरी माँ को बहुत। लेकिन अब आपके प्रश्न का मैं थोड़ा अलग अर्थ में ये उत्तर देता हूँ कि मनु भंडारी और राजेंद्र यादव के गठन का एक बुनियादी परिचय ये था। राजेंद्र यादव ने लीगली कभी उनको डिवोर्स नहीं दिया, और जहाँ भी समारोह शादी में जाते थे ना, मेरी पत्नी मनु, ठीक है, और किसी लेख में उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मेरी पत्नी नहीं है, या उनको हल्के अर्थों में नहीं लिया। लेकिन मैं आपको 10 लेख बता सकता हूँ जहाँ मनु भंडारी ने गाली दी है। तो यहाँ जो गरिमा है ना, वो एक लेखक के थॉट प्रोसेस की या व्यक्ति के उच्च कोटि की, वो पत्नी द्वारा हो सकता है उसका सुखमय जीवन नहीं रहा होगा, लेकिन वो लेखक भी है, और समग्रता से दृष्टि को, जीवन को देखने में राजेंद्र यादव थोड़े से कहीं ना कहीं अलग लेवल पे आगे चले जाते हैं, मनुष्य के लेवल। सही बात है। हाँ, वहाँ मनु भंडारी अपने अंदर कूटती रही। अब इसका थोड़ा सा मैं बार बार इस पर बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ। मनु भंडारी का जो भी लेखन है वो राजेंद्र यादव के जीवन के अलग होने से पहले तक ही हो सकता है। मैं मानता हूँ कि बहुत डिप्रेशन में चली गई हो। क्या लेखक कोई बिना लिखे इतने साल रह सकता है? 85 के बाद उनका लेखन ही नहीं है। जो भी रचनाएं हम पढ़ रहे हैं, रजनी तक जो सीरियल आया है, उससे पहले तो उसके बाद कोई लेखन ही नहीं। सीरियल है रजनी, दूरदर्शन पे सीरियल आया। हाँ, वो तो बासु चैटर्जी ने निर्देशित किया था। तो उसके बाद उनका कोई ऐसा कोई रचनात्मक लेखन नहीं है। तो इतने समय तक कोई व्यक्ति बिना लेखन के कैसे रह सकता है? ये गुत्थी सलीम जावेद में भी है। जावेद ने काम किया और सलीम ने लिखा ही नहीं। ये गुत्थी है, अभी तक सॉल्व नहीं हुई है ये गुत्थी। मैं भी भूल रहा हूँ। तो बीच में दोनों साथ में आए थे तो उन्होंने ये क्लियर करा कि वो जो चीज़ थी वो हट गई। अपने आप को छोड़ देता है ना, वो डिप्रेशन वाली बात जब छोड़ देता है तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब चीजें जुड़ी हुई है दिमाग से, रचनात्मक शरीर से आप बेकार हो जाओ तो भी दूसरे काम आप बिना मन के कर सकते हो, खाना बनाना है या पर लेखन ऐसा काम है ना, लेखन के लिए तो या तो आपका बहुत दुखी मन मन खत्म हो गया, रीजन कोई भी हो। बेस्ट होता है जब आपका दुखी मन होता है ना, पर एकांत होगा ना तो आपको वो चीज निकलेगी, अपने आप ही निकलेगी, स्वतः निकलेगी। जैसे आपका बंटी कैसे लिखा गया पता है आपको? आपका बंटी कैसे, वो राजेंद्र यादव ने लिखा है। मैं बताता हूँ उसकी कहानी। ये सब उनके जीवन की, मैंने आत्मकथा पढ़ी है, मुड़ मुड़ के देखता हूँ राजेंद्र यादव की, उसमें सारी बातें थी। आत्मकथात्मक कहूँगा, आत्मकथा। तो रचना 4 या 5 साल की थी और मिरांडा हाउस में गेस्ट हाउस था। तो कहा कि रचना 4 या 5 साल की है तो ये प्लॉट तो है, लिखूंगी कैसे? कि तुम जीवन भर नहीं लिख पाओगी, रचना के बारे में सोचती रहोगी। तुम 10 दिन की छुट्टियां लेके गेस्ट हाउस चली जाओ और रचना के साथ जो भी होगा मैं उसको संभाल लूँगा। और वो आपका बंटी लिखा गया। अब आप किसको हीरो और विलन बनाएंगे? इतना आसान नहीं होता। उसको भी पता है प्रोसेस की, राइटर का प्रोसेस क्या है, तो उसने अपनी पत्नी को जगह दी, स्पेस दिया कि तुम उसको एंजॉय करो अपने स्पेस को। वो चीज़ ज़रूरी हो जाती है। कोई भी राइटर, पेंटर, जो भी आर्टिस्ट उसको उसकी स्पेस मिलेगी तभी वो उसको ग्रो कर पाएगा। और ऐसा उनकी बहुत सारी चीज़ें लिखवाई है उन्होंने, है ना। और वो गुण तो था ही उनका। वो तो क्या है कि घर में नाई आता या धोबन आती, उससे भी संवाद करते, तो हम कौन सी कहानी लिख रही हो सुनाओ। और वो उनकी अंदर थी आदत थी। वो एक तरह से दूसरी आदत थी, वो जो हंस के उन्होंने कहा ना कि मुझे भी व्यक्तिगत तौर पे राजेंद्र यादव ज़्यादा पसंद है। मेरी तेरी उसकी बात उनके कॉलम का नाम है, जो हंस में नियमित तौर पर आते थे। और आज भी वो रीप्रिंट हो रहे हैं। आज जो हंस निकल रही है उसमें वापस उसको रीप्रिंट कर रहे हैं। मेरी तेरी उसकी बात, यही नाम है। हाँ, पुराने। तो वो मैं भी रेगुलर पढ़ता था, अभी कुछ सालों तक उनकी डेथ हो गई। और यहाँ जो शाब्दिक गरिमा की बात निवेश की, वहाँ मैं थोड़ा सा रोकना चाहूँगी
कि आप ये मान रहे हैं कि राजेंद्र यादव ने मतलब पत्नी की गरिमा का ख्याल रखा, इसलिए कोई ऐसा शब्द यूज नहीं किया, सब जगह उनको अपना सम्मान दिया, लेकिन आप ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि उनको उस टॉर्चर तक पहुंचाया भी उन्होंने ही है? तो इसलिए नहीं तो इसलिए वो मतलब अगर वो औरत गलत क्यों है, अगर कोई एक आध वर्ड अगर वो यूज कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ औरत गलत है, की नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति को एक दायरे में नहीं ऐसे देखना पड़ता है, वो फिर गांधी की भी बात आएगी यहाँ। इतने से दायरे में किसी व्यक्ति को देखना है कि इतने में पूरे समग्रता में देखना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हर इंसान के दो चेहरे, एक होता है समाज के लिए, एक होता है स्वयं के लिए। अगर राजेंद्र यादव ने नहीं लिखा तो हो सकता है वो एक लेखक के तौर पर, मतलब मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मतलब यहाँ जो बात है उसके आधार पर कि अगर हो सकता है उन्होंने अपने लेखन में मनु भंडारी के लिए उस तरह की बात नहीं लाए क्योंकि उनको अपनी इमेज बना के रखनी है। नहीं ये तो हो सकता है दीदी, लेकिन इमेज बना लेखक की मर्यादा तो होनी चाहिए। लेखक की देखो, जब आप शब्दों का प्रयोग करते हो तो जैसे आपने कहा इजी कहानी, मैं एक पढ़ रही थी पाकिस्तान में, मैंने आपको डिस्कस भी किया था, खुशवंत सिंह के मतलब अच्छे उसमें शब्द नहीं थे, मैं तो अंग्रेजी मैंने छोड़ दी, पढ़ूंगी हूँ 50-60 पेज पढ़ के छोड़ दी, इंटरेस्टिंग बहुत है पढ़नी है, लेकिन बहुत अजीब से शब्दों को जहाँ पर उसको नहीं प्रयोग करना चाहिए वो भी करेंगे, तो शब्दों का एक मर्यादा तो होनी चाहिए। जब आप वल्गर स्टोरीज होती है उसके लिए अलग वल्गर स्टोरी है। बहुत डिसिप्लिन व्यक्ति थे, बात करेंगे, लेकिन ये सब कपोल कल्पना है कहानी। सुबह 5 बजे उठ के उसके बाद 6 बजे से 9 बजे तक लिखते थे, फिर ब्रेकफास्ट करके हंस के कार्यालय जाते थे, शाम को उनकी महफिल होती थी और 9 बजे की। अच्छा वो मुझे उनका भी ऐसा नहीं लगा, दोनों उनका भी अलग है। जब भी ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं ना उसमें भी यही समझो कि औरत हमेशा क्योंकि वो वेरिएबल होती है कि आपको हर किसी को सिंपैथी मिल जाती है औरत के लिए तो हर कोई वो बेचारी वो जो मर्द फेस करता है। औरत की दृष्टिकोण से नहीं कह रही मैं, एक इंसान की दृष्टिकोण से कह रही हूँ कि जो परेशान करेगा वो तो हमेशा अपने आप को उज्जवल दिखाना ही चाहेगा ना, आपको कैसे पता वो परेशान करता था? मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम और आप क्या कर रहे हैं कि आपके हमारे व्यक्तिगत जीवन को देख के उसको सरलीकरण कर रहे हैं। सिर्फ 2 बातें पति पत्नी ही जान सकते, वो ना घर में रह के भी हम लोग नहीं जान सकते। कोई भी लेकर उसका जो है ना एक उदाहरण मैं देना चाहूँगा आपको, जो आप इतना कह रही है ना, केवल मैं समझता नहीं, आप विपक्ष में नहीं दे रहा हूँ। प्रभा खेतान का नाम आपने सुना होगा, प्रभा खेतान भी कहानियाँ लिखती है, उपन्यास लिखे हैं, बहुत बढ़िया उपन्यास लिखे हैं प्रभा खेतान ने, और जो उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी हो तो बहुत लाजवाब आत्मकथा मानी जाती है उनकी, अन्या से अनन्या तक, है ना। तो प्रभा खेतान पहले मनु भंडारी के संपर्क में आती है और उसकी घनिष्ठ हो जाती है मनु भंडारी से, और वो राजेंद्र यादव जो अपने जनरल विचार होते हैं राजेंद्र यादव के बारे में उसकी भी थी कि भाई मनु भंडारी राजेंद्र यादव ने बहुत परेशान करते हैं और ये इसकी परवाह नहीं करते हैं, ये प्रभा खेतान की बात बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे संपर्क में राजेंद्र यादव की आती है, और फिर नेचुरली अब दोनों के संपर्क में, दोनों के घनिष्ठ, राजेंद्र यादव और मनु भंडारी के दोनों के घनिष्ठतम में से कुछ ही लोग होंगे, मतलब उनमें से वन ऑफ देम प्रभा खेतान भी है, जो आप पूरा पढ़ेंगे उनके बारे में। तो प्रभा खेतान में आप देखिए कि ना तो राजेंद्र यादव के बारे में कोई बहुत ज़्यादा कही है, और ना तो उनको पता है कि ये जो चीज़ें हैं ना, ये ऐसा नहीं है कि वो उसके सम्मान असम्मान करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, हाँ कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब ये है कि कुछ चीज़ें जो है होती है, या आप कह लीजिए जो आप मेल में है उसको आप बुरा समझते हैं, या फीमेल में कुछ चीज़ें ईर्ष्या करने की दूसरी चीज़ें होती है उसको आप बुरा समझते हैं, तो उस चीज़ों से दूरियां बढ़ती चली जाती है उनके बीच में। लेकिन उन्होंने ये प्रभा खेतान जो दोनों के घनिष्ठ रहे, वो कभी ये नहीं कहा है कि भाई मतलब कि मनु भंडारी को विक्टिम रही है, ऐसा कुछ भी नहीं। यद्यपि वो अब अलग हो गई थी, अलग रहने लग गई थी, पर आपको पता होना चाहिए जब भी राजेंद्र यादव बीमार पड़ते थे, उसकी प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, तो मनु भंडारी बाकायदा आती थी यहाँ पर। उनकी जो बिटिया है रचना यादव के बारे में वो मनु भंडारी से पूछा गया था कि रचना यादव किसको ज़्यादा लाइक करती है, तो कहते हैं कि देखो लड़कियाँ हमेशा पिता को लाइक करती है ना। तो पर रचना यादव ने कभी ये नहीं कहा कि मेरी माँ को उन्होंने सताया हुआ कभी, वो भी तो एक स्त्री है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि बाकी जो उसे जलने वाले जो लोग थे, लोग थे लेखक जगत, साहित्य जगत में, उन्होंने राजेंद्र यादव की बहुत कटु आलोचना की, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो उनके करीबी लोग रहे हैं, इंक्लूडिंग उनकी बिटिया, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरी मम्मी को सताया गया, उनको या उनको तकलीफ दी गई, ऐसा कुछ भी उन्होंने। वही बात
हाँ। वो लोग भी बात हाँ। कर रहे हैं कि पब्लिकली बोला रचना ने। और रोने लग गई थी। जो मैंने जो वो बता रहा हूँ। And,